क्वेश्चन कह रहे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक सर्कल दे रखा है आपको यहाँ पर और उसमें सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसमें करंट जो है वो पॉइंट ए पर एंटर कर रहा है, यहाँ से कैपिटल आई करंट जा रहा है मान लो, और दूसरे साइड कोई बी पॉइंट है जहां से कि सी पॉइंट सॉरी वहां से करंट आई बाहर आ रहा है और ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पर। अभी देखो इसमें होना क्या है कि जो करंट हम इसमें भेज रहे हैं ना यार कैपिटल आई, ये करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इस करंट का कुछ पोर्शन यहाँ से फ्लो कर जाएगा, इसको हम I1 का नाम दे देते हैं, और कुछ करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगी, ये I2। और ये जो I2 करंट यहाँ से फ्लो करके आएगा और इधर से जो I1 करंट आ रहा है ये इस जंक्शन पर वापस आई हो जाएगा। तो और ये एंगल हमारा 300 डिग्री बन जाएगा टोटल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो I2 वाले करंट की वजह से होगी, इसमें सर्किल के आर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर्किल के जो आर्क वाला फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट I1, सर्किल का जो आर्क वाला फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से इट इज म्यू नॉट ओवर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इनटू करंट, एंड यहाँ पर हम थीटा अपॉन 2 पाई लिखते हैं, थीटा बाई 2 पाई, जिसमें थीटा होता है जो ये जो आर्क है ये अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, जो कि इस आर्क की बात करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल, तो उसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, और रेडियंस के हिसाब से जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा की जगह रखोगे आप 60 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन, विच इज पाई/3। और ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बाय I2 लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2r, करंट यहाँ पर I2 लिखेंगे और उसका 300 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे, 300 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो 300 मतलब ये हो जाएगा कुछ 5 पाई/3 और नीचे 2 पाई। अब एक और चीज होती है, जो करंट होता है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, तो उसमें करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का एक रूल है। लाइक अगर एक R1 रेजिस्टेंस हो, एक R2 रेजिस्टेंस हो और इसमें से कोई करंट फ्लो करे, सपोज यहाँ I1 और यहाँ पर I2, तो क्योंकि अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, यानी कि I1 इंटू R1 बराबर I2 इंटू R2, और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिखते हैं। तो अगर क्योंकि अगर ये दोनों सेम मटेरियल से बने होंगे, एक ही वायर से, जो वायर यहाँ पर है वही वायर यहाँ लगाई हुई होगी, तो रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम चलेंगे, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू लेंथ कह सकते हो अगर ये दोनों का मटेरियल सेम है और वायर की थिकनेस भी सेम हो तो, सो R प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि I1 इंटू लेंथ ऑफ द वायर 1 इज इक्वल टू I2 इंटू लेंथ ऑफ द वायर 2। और इस कंसेप्ट को यहां लगाओगे, A टू C एक रेजिस्टेंस होगा, ये एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी जो लेंथ होगी वो आर्क लेंथ के फॉर्मूले के हिसाब से बनेगी। तो I1 इंटू लेंथ ऑफ दिस आर्क वो होगा एंगल सबटेंडेड मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस, सो इट विल बी R इंटू एंगल पाई/3 इक्वल्स टू करंट I2 इंटू लेंथ ऑफ दिस बिगर आर्क, वो हो जाएगा R इंटू उसकी लेंथ एंगल 5 पाई/3। ठीक है, अच्छा दोनों में करंट का फ्लो करने का तरीका अलग है, यहाँ पर करंट की फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हो रही है और यहाँ पर करंट की फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हो रही है। तो ये ऑब्वियस है कि इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आएगा अपोजिट डायरेक्शन, सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड I1 की और मैग्नेटिक फील्ड I2 की अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी, और साथ में ये रिलेशन भी चल रहा है। तो अगर हम दोनों के एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहाँ पर I1 इंटू पाई/3 है और यहाँ I2 इंटू 5 पाई/3 है, और इसके हिसाब से I1 पाई/3 और I2 5 पाई/3 बराबर है, मतलब कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट इनके डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, और इस वजह से सेंटर पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दो वायर्स की वजह से वो कंबाइंडली 0 आ जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है, साथ में दो लूप बनाए गए हैं। एक लूप हमारा यहाँ पर रखा गया है, यहाँ कहीं पर ऐसे करके एक लूप है, और एक लूप इसके साइड में यहाँ कहीं पर रखा है। इसमें कुछ करंट है, और इसमें लूप नंबर 1 है ये, और यहाँ पर लूप नंबर 2। ठीक है, करंट दोनों में सेम चल रहा है, यहाँ पर भी कैपिटल आई करंट है और यहाँ पर भी कैपिटल आई करंट है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिया गया है वो आपको कुछ इस तरीके से है कि बी नॉट इंटू स्मॉल एक्स एंड देन के कैप, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, एक्स पर डिपेंडेंट है। तो जो ये वाला वायर होगा, मतलब यहाँ पर ये जो वायर है, इस वायर के लिए तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बिकॉज इसका हर एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। एक्स 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, इस साइड के ऊपर नो फोर्स। और अगर हम इस वाले साइड की बात करें तो इनकी जो लेंथ है, साइड लेंथ दे रखी है आपको, साइड लेंथ ए है। तो ये लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। सो इस लाइन के लिए एक्स की वैल्यू ए होगी, सो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ए हो जाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला आई इंटू एल क्रॉस बी के हिसाब से करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस वायर एट दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, वो बी नॉट इंटू एक्स के हिसाब से बी नॉट इंटू ए इंटू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, तो वो कुछ एल वगैरह, ये भी ए है, सॉरी, लेंथ ऑफ द वायर इज ए। तो यही नेट फोर्स भी होगा। अच्छा, ये दोनों साइड के फोर्स अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों साइड्स की फोर्सेस कैंसिल कर जाएंगी। यहाँ पर 0 फोर्स है, तो जो भी फोर्स इस साइड के ऊपर है, यही इस लूप का नेट फोर्स भी है, इसी को हम F1 भी कहें। इसमें क्या होगा कि इसमें यहाँ पर कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जो भी होगा, बट यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस ए होगा, बिकॉज ये लेंथ ए है। तो ये जो वायर देख रहे हैं यहाँ पर, इस वायर के लिए फोर्स की वैल्यू, करंट, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एक्स और इसकी लेंथ ए, और इस वाले वायर के लिए फोर्स की वैल्यू वो लिखोगे आई बी नॉट, और इसकी जो पोजीशन है वो एक्स प्लस ए है। अगर ये एक्स पोजीशन पे है तो ये एक्स प्लस ए, तो पोजीशन एक्स प्लस ए होने की वजह से यहाँ पर भी हम एक्स प्लस ए करेंगे इनटू इसकी लेंथ ए। अच्छा, इन दोनों में क्योंकि करंट अपोजिट चल रहा है, यहाँ और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स इस वाले वायर पे और फोर्स इस वाले वायर पे अपोजिट डायरेक्शंस पे होंगी, मतलब ये दो फोर्सेस अपोजिट साइड पे होंगे। तो जो नेट फोर्स होगा यहाँ पर F2, वो इन दो फोर्सेस का डिफरेंस, और इन दो फोर्सेस का जब डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस वैल्यू आएगी आई इंटू बी नॉट इंटू ए स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि F1। मतलब कि नेट फोर्स यहाँ पर और नेट फोर्स यहाँ पर सब बराबर मिल रहा है, तो दोनों नॉन जीरो है लेकिन इक्वल है, और इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अभी थर्ड वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो, इसमें ना आपको लैडर सर्किट दे रखी है, तो ये जो लैडर्स हमें बनाए गए हैं यहाँ पर इस तरीके से करके कुछ लैडर्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ऐसे ही लैडर्स यहाँ भी बनाए गए, यहाँ पर भी सिमिलर लैडर्स। इस तरीके से, ठीक है, फिर इधर भी इसी तरीके के लैडर्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी लैडर्स है, इधर भी अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो इस तरीके से यहाँ भी लैडर बना दिया गया। ठीक है, अब ये ए बी सी डी, तो ये 4 लैडर्स हैं आपके। ठीक है, हम एक काम करेंगे यार, हम इस पूरे लैडर का, ये जो पूरा लैडर है, इस पूरे की रेजिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं।
तो सिमेट्री से ये लैडर भी आपका x हो जाएगा, अगर इसका टोटल वैल्यू x मान लो। इस लैडर की वैल्यू भी x मान सकते हैं, और इस वाले लैडर की वैल्यू भी आप x मान सकते हो। ये सारे लैडर्स आइडेंटिकल है, तो इन सबका इक्विवेलेंट इंडिविजुअली सेम आएगा। इंडिविजुअली जितने भी लैडर्स हैं, इनका इस लैडर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस लैडर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस लैडर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इस लैडर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो सब बराबर होगी। x और x मान सकते हैं, चारों को x मान सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम इस पूरे लैडर को यहाँ पर x मान लेंगे, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। पॉइंट बी से इधर की तरफ हम एक रेजिस्टेंस x दिखा देंगे, फिर पॉइंट ए से एक और रेजिस्टेंस x दिखा देंगे पॉइंट डी की तरफ, फिर डी से सी की तरफ भी ऐसे ही x दिखा देंगे, और फिर यहाँ पर बी टू सी भी हम ऐसे ही एक x रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। ये 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब जब आप a और b के बीच इक्विवेलेंट निकालोगे, पहला क्वेश्चन कि a और b के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा, तो a और b के बीच इक्विवेलेंट निकालने का मतलब कि हम बैटरी को यहां लगाएंगे। अगर a और b में इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब बैटरी a और b के बीच में लगेगी, और जब यहां पर बैटरी लगाएंगे तो ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x तीनों सीरीज में हो जाएंगे। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो ये x x x 3x और इधर वाला x, और ये पैरेलल में होने की वजह से जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 3x/4, जब हमने बैटरी A और B के बीच में लगाई है। तो ये रेजिस्टेंस आपका बिटवीन A एंड B। लेकिन जब A और C के बीच में जाओगे, यानी कि बैटरी A और C के बीच में लगाओगे, तो अगर हम बैटरी को A और C पॉइंट्स के बीच में लगा दें, तो हमारे ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, X और X सीरीज में, यानी कि इनका इक्विवेलेंट हो गया 2x सीरीज में। ऐसे ही ये दोनों आपके सीरीज में, ये 2x और ये 2x और ये 2x पैरेलल में। तो जब रेजिस्टेंस A और C के बीच में निकालेंगे तो 2x और 2x पैरेलल में, यानी कि आंसर हो जाएगा x, इसकी वैल्यू। अब रेशियो फाइंड कर लो, 3/4 का आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब इसमें लैडर सॉल्व नहीं करना था, लैडर को जस्ट एक वैल्यू मान करके सर्किट सिंप्लीफाई करना था और सीरीज पैरेलल से इसको सॉल्व कर लेते। अच्छा, अभी फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला सिंपल है वैसे। इसमें एक स्ट्रेट वायर है, जो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये x एक्सिस दे रहा है, इधर की तरफ y एक्सिस दे रहा है, और इधर की तरफ एक z एक्सिस दे रहा है वो। और इसमें क्या क्या है ना कि एक तो वायर है, ठीक है, वो वायर आ तो y एक्सिस से रहा है, an infinitely long wire carrying uniform charge density lambda lying along the y-axis is a circular belt in the z-x plane. z-x plane में एक circular belt है and a semi-circular belt in the xy plane. तो मतलब यहां से कोई वायर आया और क्वेश्चन के हिसाब से उसमें एक z-x प्लेन में सर्कुलर बेंड है, मतलब यहां पर आए मान लीजिए यहां पर, और z-x प्लेन में एक सर्किल बनाया ऐसे करके, और दूसरा बेंड कहां पर है, तो दूसरा बेंड हमारा यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके एक और बेंड है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये कहना है तुमको कि एक कंप्लीट सर्किल है जो जेड-एक्स प्लेन में, एक सेमी सर्किल है जो कि एक्स वाई प्लेन में, और एक इनफाइनाइट वायर है जो कि वाई एक्सिस पर है। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 3 वायर्स हो गए ना, देखो एक वायर तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है जो कि वाई एक्सिस की तरफ है, और हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको अलग अलग करके देखा जाएगा सेपरेटली। तो जो ये इनफाइनाइट वायर आपका वाई एक्सिस पर है, इसकी वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको मैं E1 लिख दूं, तो वो हो जाएगा 2k लैम्डा। फॉर्मूला डायरेक्ट है इनफाइनाइट वायर का अपना, और अगर वायर वाई एक्सिस पर है और पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर से अवे, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जाएगी। सो आई कैप।
फिर दूसरा वायर हम इस सर्किल को ले रहे हैं जो जेड एक्स प्लेन में, सेकंड वायर एक सर्किल है जो कि जेड एक्स प्लेन में, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक कंप्लीट सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज 0। और तीसरा वायर ये सेमी सर्किल है जो कि जेड एक्स प्लेन में, तो थर्ड वायर जो सेमी सर्किल है वो जेड एक्स प्लेन में। अब सेमी सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है, सेमी सर्किल के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, बट ये क्योंकि जेड एक्स प्लेन में है, जो सेमी सर्किल है वो डायग्राम से क्लियर नहीं, ये जेड एक्स प्लेन में है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड एक्स प्लेन में ही होगी। ठीक है, ये जेड एक्स प्लेन में ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिकॉज जिस प्लेन में वायर रखेंगे उसी प्लेन में। मतलब अगर तीसरे वाले को अलग से करके दिखाएं तो कुछ ऐसा है, थर्ड वाला वायर इसको अलग से देखा जाए, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और हमारा इसी प्लेन में एक सेमी सर्किल है इन द जेड एक्स प्लेन, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके सेंटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी जेड एक्सिस की तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस की तरफ, तो ये लिखा जाएगा माइनस के कैप। अब आप इसका तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लो, वो आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5। अब वो 5 वाला सिंपल है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन 6, मेटल वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर, मतलब एक वायर है, इज हेल्ड ऑन द टू नाइफ एजेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 50। एक्चुअली क्या है ना कि जो दो एजेस है, मान लो एक एज और एक दूसरा एज, और इन दो एज के ऊपर हमने एक मेटल की वायर रखी, तो ये सोनोमीटर का कंसेप्ट है ना। जो एज वाले पॉइंट्स होते हैं, यहाँ वाले पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट, ये बेसिकली नोड का काम करते हैं, और इसके अंदर बनेगी एक स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव वो वाला टॉपिक लगाओ, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ हेड्स, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ हेड्स वाला फॉर्मूला लगाओगे स्टैंडिंग वेव वाला। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उनका फॉर्मूला होता है n upon 2 times of the length and square root of tension divided by mass per unit length, standing wave in the string which is fixed at both ends। और इसके साथ क्या कर रहे हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क ला रहे हो, इसके साथ एक ट्यूनिंग फॉर्क लाए जिसकी फ्रीक्वेंसी f है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। 5 बीट्स मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी में और वायर की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो 5 का है, बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है, बट अब मुझे ये नहीं पता कि 5 का डिफरेंस मतलब ये कौन सा वैल्यू ज्यादा है। डिफरेंस 5 होने का मतलब f माइनस n अपॉन 2l एंड स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन म्यू, इसका मॉडुलस 5 है, बट ये +5 है कि -5 है ये तो पता नहीं अभी। उसके लिए ना क्वेश्चन में एक और लाइन बोली है इसने कि पहले यहाँ पर टेंशन 100 था, पहले यहाँ पर टेंशन की वैल्यू 100 है, बाद में टेंशन को रिड्यूस किया और टेंशन को रिड्यूस करके 81 कर दिया, और जब टेंशन रिड्यूस किया उसके बाद भी 5 बीट से, मतलब कि सेकंड केस में f माइनस n/2l और स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन रिड्यूस हो गया, पहले यहाँ पर 100 है, अब यहाँ पर रिड्यूस करके 81 हो गया अपॉन म्यू, और ये चीज भी 5 है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब आपको जब ये मतलब देखना इसमें ये है कि अगर हम इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ +5 होगा या -5 होगा, ये देखना होता है। तो एक तो बड़ी सीधी सी बात है यार कि जब आप ये टर्म रिड्यूस करोगे, ये टर्म रिड्यूस कर रहे हो और पहले भी 5 और बाद में भी 5 है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि विदाउट मॉड, अगर हम यहाँ मॉड न रखते तो पहले ये वैल्यू +5 होगी और एक बार ये वैल्यू -5 हो जाएगी, या फिर पहले -5 होगा बाद में +5 होगा।
तो इनफैक्ट उल्टा ही होगा, यहाँ पर पहले नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, डिफरेंस प्लस होगा। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि एक केस में ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी वायर से 5 ज्यादा होगी और दूसरे केस में ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी वायर से 5 कम हो जाएगी। और क्योंकि टेंशन रिड्यूस करने पर वायर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसका मतलब 81 वाले टेंशन में वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से कम है, इसीलिए ये +5 है। और जब ज्यादा टेंशन था, तो यानी ज्यादा टेंशन मतलब वायर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, तो जब वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी, तो ये डिफरेंस -5 था। ठीक है, अब इसको क्या करो, इस -5 को इधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा f+5 -5, और इस टर्म को राइट साइड ले जाओ, तो n/12 एंड √100/μ। और ऐसे यहाँ पर f-5 इज n/12 एंड √81/μ। ठीक है, और इसमें लिखा है द वायर वाइब्रेटिंग विद इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि n = 1, और वैसे भी ये कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करोगे, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डिवीजन में ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा f+5/f-5 और √100/√81 मतलब कि 10/9। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। सेवेंथ वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, हालांकि वो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बट फिर भी, सेवेंथ में एक लूप है जिसको कि एक v वेलोसिटी से आप बाहर ड्रैग कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जा रहे हो। तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा, और ईएमएफ आने की वजह से इसमें एक करंट फ्लो करेगी, इंड्यूस, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा ना, जब ये बाहर जाएगा तो इसके अंदर एक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें एक करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो उसका एक हीटिंग इफेक्ट भी होगा, हीटिंग इफेक्ट। तो हमने हमेशा आपसे एक बात कही है कि चेंज ऑफ, मतलब जो हम वर्क करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो आप यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स, उसका जो वर्क होगा, वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो अगर एक्सटर्नल पर्सन ने कोई वर्क किया है, मतलब उसने कुछ एनर्जी लूप को दी होगी, और लूप में जो एनर्जी एक्सटर्नल पर्सन के वर्क से आई होगी, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी करंट के हीटिंग इफेक्ट में, मतलब इंड्यूस करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होगा, वर्क उसमें ट्रांसफॉर्म होगा, यानी ये चीज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विच मींस कि I²R × T। अब करंट के लिए आपको ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस का स्क्वायर × R × T। ईएमएफ यहाँ पर V × B × L, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। और टाइम, क्वेश्चन में कहा गया कि इसको यूनिफॉर्मली बाहर लेके गए, तो अगर इसकी लेंथ L है और यूनिफॉर्म स्पीड से बाहर निकला है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने में जो टाइम लगा होगा वो लेंथ अपॉन स्पीड रही होगी। बस इसको कैलकुलेट कर लो, इसका भी आंसर आ जाएगा। नाउ 8th वाले क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया है जो कि करंट और टाइम के बीच में कुछ ऐसा है, यहाँ पर वैल्यू 0.1 है और यहाँ पर 4 है। आई होता है dq/dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम चार्ज कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन ऑफ आई dt है, विच मींस एरिया है, एरिया ऑफ दिस ग्राफ। और एरिया ऑफ दिस ग्राफ निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, मतलब हाफ 4 × 0.1, एंड दैट मींस के एरिया आ जाएगा 0.2 का। सो 0.2 कूलम्ब का चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, अब जो ईएमएफ होता है वो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम एंड ऑल्सो करंट इंटू रेजिस्टेंस, और करंट इंटू टाइम इज चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, और करंट इंटू टाइम का मतलब चार्ज। सो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन द फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स पूछा जा रहा है आपसे, चार्ज की वैल्यू पता है 0.2,
और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 10 ओम का, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, चार्ज की वैल्यू आ गई, चेंज इन फ्लक्स इससे निकाल सकते हो। देन 9th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन है जो मान लो मूव करता होगा और किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ और ये एटम अपने ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो देखिए कोलिजन है ना एक्चुअली, तो कोलिजन में तो न्यूटन लॉ के हिसाब से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो रहा नहीं, इलेक्ट्रॉन और एटम अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर मोमेंटम पी होगा वो कंजर्व रहेगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। अब उनका ये कहना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड होगा उसके बाद ये एटम एक्साइटेड लेवल पे चला गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी, ठीक है, इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी रही होगी उसका कुछ परसेंटेज, उसका कुछ पार्ट एटम को एक्साइट करने में गया होगा। ठीक है, देखो क्लास में बताया था आपको कि एक्साइटेशन दो तरीके से कर सकते हो। उसका रूल ये होता है ना कि भाई अगर कोई पार्टिकल एटम से कोलाइड करे तो इन दोनों का जो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी है, दोनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी वो रिड्यूस होनी चाहिए और जो सिस्टम की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आएगा, मतलब कि जो वो डिक्रीज करेगा, वो चीज कन्वर्ट होती है एक्साइटेशन एनर्जी में। मतलब कि सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी of the system is actually transformed into the excitation energy। और जब ये एक्साइटेशन में चला जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन एक्साइटेशन एनर्जी में चला गया, तो ऑब्वियस से बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कोलिजन के बाद वाली होगी, कोलिजन के बाद वाली वो नेचुरली लेस होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन, बिकॉज सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन प्रोसेस। सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा बट मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है प्रोसेस में न्यूटन लॉ के हिसाब से। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्फीयर ऑफ द डेंसिटी रो, स्फीयर जिसकी डेंसिटी रो है, फॉलिंग वर्टिकली थ्रू अ फ्लूइड ऑफ द डेंसिटी रो सिग्मा, मतलब यहाँ पर एक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी सिग्मा, और एट अ सर्टेन इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज यू, मतलब कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी u है, जबकि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी दे रखी है। तो एक बार बताइए इस मोमेंट पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इस मोमेंट पर अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इसमें एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी का वेट आएगा W, mg कह सकते हो, तो दैट विल बी मास इनटू ग्रेविटी, और मास को हम लिखेंगे 4/3 पाई, या फिलहाल अगर अभी m के ही फॉर्म में लिखना चाहें वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हो किसी भी फॉर्म में, तो वेट आएगा 4/3 पाई r³, और इसमें एक्चुअली वेट भी होगा और फ्लूइड की बॉयंसी भी होगी, तो यहां पर एपरेंट वेट आएगा, एक्चुअल वेट माइनस बॉयंसी, तो वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, ये ट्रू वेट में से बॉयंसी को माइनस करेंगे, और इसके बाद इसमें एक विस्कोसिटी की फोर्स आएगी, वो होती है 6 पाई ईटा, इसका रेडियस, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी u, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 6 पाई ईटा r इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इंटू u डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी कर सकते हैं,
और हमें ये भी पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी जब आती है तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब ये पूरा टर्म टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पर विस्कस फोर्स होगा। ये टर्म टर्मिनल वेलोसिटी के मोमेंट पर विस्कोसिटी की फोर्स होगी और टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद विस्कोसिटी की जो फोर्स होती है वो एपरेंट वेट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी एट द मोमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू द एपरेंट वेट। सो इसको हम एपरेंट वेट मान सकते हैं विच इज दिस वन, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी और साथ में u अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन लॉ विच इज द फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स में ये वाला फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी और इसमें से विस्कोसिटी की फोर्स माइनस कर देंगे, ये वाली फोर्स माइनस कर दो। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म कॉमन चला जाएगा और आपके पास ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस u अपॉन वी टर्मिनल। ये आपका नेट फोर्स आ गया और डिवाइड करेंगे मास के साथ, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास में बॉयंसी नहीं आएगी, बॉयंसी फोर्स है उसमें मास में नहीं आता, तो मास इसकी एक्चुअल डेंसिटी से होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन 11, उसमें कह रहे हैं कि जब एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, उस कैपिलरी ट्यूब को जब पानी में डिप किया तो उसमें वाटर जो है वो 6 सेंटीमीटर तक राइज हुआ है। ठीक है, तो मान लिया वाटर इसमें 6 सेंटीमीटर तक राइज हुआ कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, दिस हाइट इज 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट एंगल बना होगा। ठीक है, कोई एक कॉन्टैक्ट एंगल जो कि थीटा होगा। तो जो फॉर्मूला होता है हाइट का विच इज 2 इंटू टी इंटू कॉस ऑफ थीटा ओवर डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू रेडियस ऑफ दिस ट्यूब स्मॉल आर, ट्यूब रेडियस। तो इसके हिसाब से 6 बराबर सेंटीमीटर्स में ही रहने देते हैं। 2 सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा अपॉन डेंसिटी इंटू जी इंटू आर फर्स्ट केस में। उसके बाद कह रहे हैं कि इन्होंने ट्यूब को पानी में डिप कर दिया, इतना डिप कर दिया कि अब सिर्फ 4 सेंटीमीटर लेंथ बाहर रह गई, मतलब ट्यूब सिर्फ 4 सेंटीमीटर की ही रह गई। तो इसमें अच्छा, ये जो h होता है इसका ध्यान रखना, ये h होता है एक्स्ट्रा हाइट। एक्स्ट्रा हाइट का मतलब होता है इस वाटर लेवल के ऊपर कितना जा रहे हो, मतलब कैपिलरी के अंदर का जो लेवल है, लेवल इनसाइड कैपिलरी, वो कंटेनर के लेवल से कितना ऊपर है, ये h होता है। तो इसमें हम सबको पता है ना कि कैपिलरी में वाटर जो है वो टॉप लेवल तक बिल्कुल आ जाएगा और ये इनसफिशिएंट कैपिलरी ट्यूब हो गई बिकॉज आउटसाइड लेवल से 6 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहिए था इसको, बट इसमें आउटसाइड लेवल से 4 सेंटीमीटर ही जा सकते हो, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मेनिस्कस अपने आप को एडजस्ट करता है और अपना कॉन्टैक्ट एंगल एडजस्ट करेगा। वो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ था वो नहीं बनेगा, एक डिफरेंट कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा ताकि 4 सेंटीमीटर की हाइट के करस्पॉन्डिंग मेनिस्कस की जो फोर्स हो वो वाटर कॉलम को बैलेंस करे, इसके वेट को बैलेंस कर दे। और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 60 डिग्री का कॉन्टैक्ट एंगल बनाए, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 4 इक्वल टू 2t cos 60 डिग्री अपॉन रो जी इंटू आर। अब इसको डिवाइड करके cos थीटा निकाल लो कितना आएगा। ये वो वाला केस है इनसफिशिएंट ट्यूब वाला, जिसमें आपको बताया गया था कि वाटर ओवरफ्लो नहीं होता, वो यहाँ पर मेनिस्कस का रेडियस बदल जाता है, कॉन्टैक्ट एंगल अपने आप को चेंज कर देता है और उसके बाद ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ 12th क्वेश्चन वाईडीएसी के ऊपर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो
दो स्लिट्स हैं YDAC की, उसमें से एक स्लिट, मतलब पहली वाली स्लिट की अगर हम बात करें और दूसरे वाले स्लिट की बात करें, तो स्लिट 1 वाइडर है, जिससे कि यहां से जो वेव आ रही है, यहाँ पर जो वेव आ रही है इसका एम्पलीट्यूड और यहाँ से जो वेव आ रही है इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग। यहाँ वाली वेव का एम्पलीट्यूड अगर A है तो यहाँ वाली वेव का एम्पलीट्यूड 2A है। क्वेश्चन कह रहा है, अब हमको ये पता है ना कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी, तो वो इंटेंसिटी हमेशा प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर A एम्पलीट्यूड है, यहाँ 2A है, तो जो वेव यहां से जा रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी, अगर हम इसकी इंटेंसिटी को I नॉट रख देते, तो जो यहां से वेव निकलेगी उस वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो आप 4I नॉट कहोगे। अगर एक I नॉट निकल रहा, क्योंकि इधर वाली वेव डबल एम्पलीट्यूड की है, तो इस तरह वाली वेव की इंटेंसिटी 4 टाइम्स ज्यादा हो, तो एक इंटेंसिटी I नॉट, एक इंटेंसिटी 4I नॉट। अब हमको पता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 एंड कॉस फाई। और साथ में ये भी पता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो होती है रूट I1 और प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो एक I नॉट है, एक 4I नॉट है, मतलब यहां पर हम I नॉट पुट कर देते हैं, यहां पर 4I नॉट कर देते हैं, तो इससे I नॉट लिख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 9, वो यहां रख देंगे। तो दिस इज 5I नॉट, और I नॉट की जगह लिख देंगे I मैक्सिमम अपॉन 9 प्लस ये आ जाएगा 4, और I नॉट की जगह फिर से I मैक्सिमम अपॉन 9 एंड कॉस फाई 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी को निकाल सकते हो कितना है। ठीक, ये 12th हो गया यार। थर्टींथ वाले क्वेश्चन में, जो 13th क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए है, उसकी हाफ लाइफ टाउ ए है, और दूसरा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बी, ये दो मोड पे डिके करता है। इसका दो मोड है, एक मोड 2 और मोड 1, डबल मोड ऑफ डिके। ठीक है, और वो कह रहा है कि जब ये वाला मोड नहीं है, ठीक है, जब ये वाला मोड नहीं है, सिंगली ये मोड है, मतलब ये क्रॉस है, तो इसके लिए जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो आपका टाउ ए बाय 2। और जब यही न्यूक्लियस बी मोड 1 एब्सेंट है और मोड 2 ऑन है, तो इसकी हाफ लाइफ 2 टाइम्स ऑफ टाउ ए है। तो अगर दोनों मोड ऑन हो गए, मतलब बी के लिए अगर मोड 1 और मोड 2 दोनों ऑन हो गए, मतलब कि ये साइमल्टेनियसली दो मोड में डिके हो रहा है, तो अगर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर n हो, तो जो लॉ ऑफ डिके कहता है कि रेट ऑफ डिके, मतलब यहां पर जो रेट होगा डिके होने का रेट, वो मोड 1 का डिके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और यहां पर जो रेट ऑफ डिके होगा वो इस मोड का डिके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर ये दोनों साइमल्टेनियस हो रहे होंगे ना, अगर ये दोनों मोड साइमल्टेनियस हो रहे होंगे, तो ओवरऑल रेट ऑफ डिके ये हम कह देंगे λ1 प्लस λ2 इंटू n। और ये जो λ1 प्लस λ2 है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज लैम्डा ओवरऑल। अब साथ में देखो ये भी पता है
कि लैम्डा इज बेसिकली ln2 डिवाइडेड बाय टाइम हाफ लाइफ। तो लैम्डा ओवरऑल लिखेंगे हम ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ओवरऑल। अब मैं 1/2 नहीं लिख रहा हूँ, समझ ये हाफ लाइफ ही है, इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ मोड 1 प्लस ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ मोड 2। इससे ओवरऑल हाफ लाइफ निकाल सकते हो कि ओवरऑल हाफ लाइफ कितनी आएगी। तो मोड 1 की हाफ लाइफ टाउ a/2 है, मतलब ये t1 है, ये चीज मेरी t1। और मोड 2 की हाफ लाइफ जो 2 टाइम्स टाउ है, ये बेसिकली t2 है। तो यहाँ t1 और t2 रख करके हम ओवरऑल हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, बी की ओवरऑल हाफ लाइफ क्या होगी, जिसको एक्चुअल हाफ लाइफ भी कहा गया है, ओवरऑल या फिर एक्चुअल हाफ लाइफ। और उसके बाद अपना क्वेश्चन जो पूछा है वो सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। ना 14th क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पोटेशियम सरफेस है, पोटेशियम सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर हमने कोई लाइट डाली जिसकी मतलब फोटॉन्स डाल रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और इसका जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट वो आपका 2.3 है। तो जो यहाँ से फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके सामने एक मेटल है, इसके सामने एक मेटल है जो इससे 5 मिलीमीटर पे है, 5 मिलीमीटर पे, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट। तो इसको हम डी लिख देते हैं यार फिलहाल, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और डिस्टेंस डी। तो आप ये तो निकाल सकते हो कि यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से खुद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स स्लो डाउन हो रहे हैं। तो ये स्लो तभी हो सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट लग रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस 1 अपॉन डिस्टेंस डी। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड रिड्यूस कर रहे होंगे, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बाद ये स्टॉप कर जाएंगे। तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस मेरा कैपिटल एस है, जिसके बाद ये स्टॉप हो रहे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स आएगा Q इंटू ई का, Q इंटू ई की फोर्स आएगी, और उस फोर्स के अगेंस्ट कैपिटल एस का डिस्प्लेसमेंट है। तो इतना स्पेंड होगी, इतनी एनर्जी खर्च होगी अगेंस्ट दिस फोर्स, और ये एनर्जी बेसिकली इनके काइनेटिक एनर्जी से ही आएगी, यानी कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आएगी। तो ये और ये कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 मिलीमीटर इंटू एस, इट इज 0.7 वोल्ट, वोल्ट और वोल्ट कैंसिल, और यहां से एस आ जाएगा 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 14th ईयर। अब जो 15th क्वेश्चन है उसमें लीनियरली पोलराइज्ड, इसका मतलब समझो पहले। लीनियरली पोलराइज्ड वेव जो बोलते हैं ना, लीनियरली पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है इसकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन इन द स्पेस, दैट इज मीनिंग ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड। तो जैसे वो कह रहे हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर
टाइम t इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक x कंपोनेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक y कंपोनेंट है, जिसमें जो x वाला कंपोनेंट है 3 और 4, मतलब ये 3 है और ये 4 है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा उसका ये एंगल थीटा यानी कि tan थीटा ये 4/3 होगा। और कुछ टाइम के बाद, है ना, कुछ टाइम बाद मतलब कोई दूसरा टाइम है, उसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स और वाई कंपोनेंट्स है वो बदल गए, कुछ चेंज हो गए, और क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो 2 हो गया, वाई कंपोनेंट तो निकालना है, और अब इनका एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट क्योंकि ये लीनियरली पोलराइज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाद में सेम एंगल थीटा पर होनी चाहिए, एंगल नहीं बदल सकते, क्योंकि यही मतलब है लीनियरली पोलराइज्ड का। इट शुड ऑल कंपोनेंट्स बदल सकते हैं बट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन पार्ट है थीटा वो चेंज नहीं करना चाहिए कभी। सो यहां से tan थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय 2, अब इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, y कंपोनेंट की मतलब आ जाएगी। मतलब ये सिर्फ डेफिनेशन का क्वेश्चन है, अगर ये पता होगा तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिकॉज फॉरवर्ड रिवर्स बैच के ऊपर है। 17th क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट पे है, तो यहाँ पर एक्चुअली आपको बता दें क्या है कि एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या कहती है। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है वो समझो। अगर हमारे पास ना एक्स वाई प्लेन है और हमने इसमें आर्बिट्रली कोई एक Q1 चार्ज रखा है, एक Q2 चार्ज रखा है, एक Q3 चार्ज रखा है, और इनके पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 और इनके पोजीशन वेक्टर्स R3। तो जो डेफिनेशन है डाइपोल मोमेंट की, एक्चुअल डेफिनेशन जो आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हो उसको छोड़ दे, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज सेज दैट इट इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज into its position vector plus second charge into the position vector plus third charge into the position vector। बेसिकली ये होता है, कितने भी नंबर ऑफ चार्ज होंगे डाइपोल मोमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन ये है। ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहलाती है आपकी। अब हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे वाले क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन था उसमें देखो क्या है, इसमें ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर एक -2q चार्ज है, इधर एक -2q चार्ज है, वाई एक्सिस के ऊपर एक 3q चार्ज है, और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर एक q चार्ज है, और ये सब डिस्टेंसेस a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a और ये भी a। तो अगर मैं सेम प्रिंसिपल अप्लाई करूं तो देखिए, पहले इस चार्ज को लिखो -2q, और इसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसकी पोजीशन वेक्टर लिखी जाएगी a i कैप प्लस 3q चार्ज की बात करते हैं, ये हो गया। अब 3q इंटू इसकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर वो a j कैप प्लस ये भी हो गया। अब ये वाला -2q, तो -2q इसका पोजीशन वेक्टर a माइनस आई कैप प्लस ये वाला q और a माइनस जे कैप, बस इसको ऐड करो आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअल डेफिनेशन ही है डाइपोल मोमेंट। अब 18th क्वेश्चन पे आओ। इसमें ये कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है, और ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड हो रही है। तो कोलिजन से जस्ट पहले का जो डायग्राम है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये वाली बॉडी इस तरफ u स्पीड से आ रही है और ये बॉडी भी
उतनी ही स्पीड से परपेंडिकुलर चल रही है, मतलब बॉडी 1 एंड बॉडी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम स्पीड पर चल रहे हैं। रेस्टिट्यूशन 0.5 है। तो कोलिजन के बाद, मतलब कि जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करते हैं, तो एक बात बताओ आप, देखो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो जो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच करेंगे, ये दोनों जहां पर टच करेंगे वहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो नॉर्मल लाइन होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्सेस लगाएंगे, इधर फोर्स इधर फोर्स, इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हो। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब कि ये वो लाइन होती है जहां पर जिस लाइन के अलोंग दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, और ये लाइन टेंजेंट होती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो इसमें ये बताया गया था आपको क्लास में कि जो वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और टेंजेंट के अलोंग, और कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो कि पैरेलल टू टेंजेंट होंगे वो अनचेंज होने चाहिए। वेलोसिटी कंपोनेंट्स पैरेलल टू टेंजेंट शुड रिमेन अनचेंज। तो इस वेलोसिटी, अब ये वाली वेलोसिटी टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो इस वेलोसिटी का टेंजेंट के पैरेलल 0 कंपोनेंट होगा। तो यहां पर भी ये टेंजेंट के पैरेलल में 0 रहेगा, और इधर वाले वेलोसिटी u टेंजेंट के पैरेलल, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये इसकी टेंजेंट वाली वेलोसिटी u रहेगी। पैरेलल टू टेंजेंट कंपोनेंट्स अनचेंज। हाँ, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी बदल जाती है। तो एक की वेलोसिटी आप v1 और एक की वेलोसिटी v2 मान लो कोलिजन के बाद। तो एक कंसेप्ट लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। मोमेंटम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कंजर्व कराते हैं, और क्योंकि ये सेम मासेस के हैं तो मास इंटू यू प्लस, अब इसमें ध्यान देना यार, इसकी वेलोसिटी तो है लेकिन वो टेंजेंट के पैरेलल है। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, इस डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी है इसकी, तो m इंटू 0, और यहां पर m इंटू वी1 प्लस m इंटू वी2। मतलब जो हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं वो इस लाइन के अलोंग, लाइन के अलोंग एक तरीके से कह सकते हो, इस लाइन के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। और जो रेस्टिट्यूशन है v2 माइनस v1, velocity of separation is restitution 0.5 टाइम्स velocity of approach, वो u। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इससे v1 v2 निकाल लेंगे, और जब v1 v2 निकाल लेंगे ना, तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कुछ रिजल्टेंट पे जाएगी, इस तरफ कुछ नेट वेलोसिटी होगी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो इसका ये एंगल जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये एंगल पूछा है, तो tan थीटा, मतलब जो मेरा आंसर होगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा u अपॉन v2, और v1 v2 यहां से निकालोगे साइमल्टेनियस इक्वेशन से। अब जो 19 थे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो इसमें क्या है, थोड़ा डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा इसका। इसमें एक स्प्रिंग है, यहां तक हमने स्प्रिंग दिखाई, और एक और स्प्रिंग दिखाते हैं, और इसके नीचे एक मास लगा है। और क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो जो वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इन दोनों स्प्रिंग के बीच में ना एक और स्ट्रिंग है, जो शॉर्ट स्प्रिंग कहा लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है एक शॉर्ट स्प्रिंग
एक शॉर्ट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक स्ट्रिंग यहां लगाई है और दो बड़ी स्ट्रिंग्स पे लगाई है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ पाए तो इसमें लिखा है टू लॉन्ग स्ट्रिंग्स। तो एक स्ट्रिंग यहां से यहां तक लगाई हुई है जिसकी लेंथ 85 सेंटीमीटर है और दूसरी स्ट्रिंग यहां से और इस ब्लॉक तक लगाई है, तब यहां से यहां तक लगाई है एक और स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग लगाई है। तो मैं ना यहां से काम करूंगा यार, ये थोड़ा सा टेक्स्ट वर्ड हटा देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। अब आप समझ गए होंगे। तो ये लेंथ, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी 85 सेंटीमीटर की है और बीच में ये 10 सेंटीमीटर है और ये दोनों अभी स्लैक है, मतलब इनमें कोई टेंशन नहीं है, स्लैक्ड है। तो ये भी लूज है, ये भी लूज है, इनमें कोई टेंशन है नहीं। तो एक तरीके से ये मान सकते हैं जब ये स्लैग्ड है, इनमें टेंशन फोर्स है ही नहीं, तो ये दो स्प्रिंग्स हमारी सीरीज में लगी हुई है, इसका कांस्टेंट के और इसका कांस्टेंट के। अब इसमें एक कंसेप्ट और होते हैं, देखो अगर आप दो स्प्रिंग सीरीज में लगाओ, मान लो एक स्प्रिंग फिर एक और स्प्रिंग और नीचे कोई मास m लगाओ और ये कांस्टेंट k1 हो और ये कांस्टेंट k2 हो और हम ये मान लें कि इसका एलोंगेशन x1 है और इसका एलोंगेशन x2 है और ये मास इक्विलिब्रियम पर है, तो होगा क्या, यहां पर mg की फोर्स और क्योंकि ये मास इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में है तो इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट और एलोंगेशन है इसके हिसाब से यहां पर एक फोर्स आएगी जो कि k2 इंटू x2 होगी और इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब कि k2 x2 इक्वल टू k1 इक्वल टू mg। और यहां पर जहां पर दोनों स्प्रिंग की ज्वाइनिंग कर रहे हो, ये एक ज्वाइंट पॉइंट है, ध्यान देना। तो जो ज्वाइंट पॉइंट है वहां पर क्या होगा, ये वाली स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी k1 x1 और ये वाली स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी k2 x2। और क्लास में तुम्हें कई बार बोला गया है कि मैकेनिक्स में जो ज्वाइंट पॉइंट्स होते हैं, दो स्प्रिंग्स का ज्वाइंट हो, स्प्रिंग और स्ट्रिंग का ज्वाइंट हो, ज्वाइंट पर फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो k1 x1 शुड बी इक्वल टू k2 x2 बट k2 x2 बराबर mg। तो इससे ये निकाल सकते हो कि यहां पर क्या एलोंगेशन होगा और यहां पर क्या एलोंगेशन होगा। और अगर दोनों के बराबर है, अगर ये दोनों के बराबर है तो इसका मतलब दोनों एलोंगेशंस भी बराबर आएंगी और यही प्रिंसिपल यहां लगाएंगे। इन स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं क्योंकि इनसे टेंशन तो आ नहीं रही है, तो ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग सीरीज में मान के और ये वाला कंसेप्ट अगर यहां लगाया जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ का एलोंगेशन और यहाँ का एलोंगेशन बराबर होगा और दोनों एलोंगेशन निकालने के लिए k इंटू एक्स बराबर mg करोगे। तो और k इसमें 500 दे रखा है, वैल्यू ऑफ k 500 है और mg की वैल्यू 100 है। तो 500 इंटू एलोंगेशन बराबर 100। इसको जब यूज करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये वाली स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर से एलोंगेटेड और ये स्प्रिंग भी 20 सेंटीमीटर से एलोंगेटेड है। आप देखो तो यानी कि यहां तक की जो टोटल लेंथ होगी, क्योंकि ये स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर एलोंगेटेड है, इसका मतलब ये टोटल लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, इसकी नॉर्मल लेंथ 50 थी और 20 सेंटीमीटर ये एलोंगेटेड है, तो यानी ये टोटल लेंथ 70 सेंटीमीटर की है। फिर यहां से लेकर के यहां तक
ये आपका 10 सेंटीमीटर है, और इस स्प्रिंग में भी 20 सेंटीमीटर का एलोंगेशन है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 70 सेंटीमीटर है। नॉर्मल लेंथ प्लस एलोंगेशन 70, यानी कि ये जो टोटल लेंथ हुई यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गई 150 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, बीच में ये वाले स्ट्रिंग काट दी आपने, ये वाले स्ट्रिंग कट हो गई, ये जो स्ट्रिंग है ये काट दी गई। और देखिए क्या होगा ना, यहां पर जैसे ही हम ये वाली स्ट्रिंग, सॉरी ये वाली जो छोटी वाली स्ट्रिंग है, इसको जब कट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा यही दिखा देता हूँ यार, ये दोनों लूज स्ट्रिंग थी, ध्यान देना, स्लैग्ड है, इनमें कोई फोर्स नहीं है, ये भी लूज स्ट्रिंग है, ये भी लूज स्ट्रिंग है, इसका ध्यान रखना होगा आपको। तो जैसे ही आप इस वाली स्ट्रिंग को कट करोगे, बीच वाली स्ट्रिंग जब गायब होगी, गई, तो अब ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आ गए। इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन पैरेलल हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये लूज स्ट्रिंग है, लूज, यहां पर फोर्स नहीं है, टेंशन फोर्स नहीं है यहां पर, तो जब टेंशन फोर्स यहां नहीं होगा, यानी इस पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं होगा, तो ये स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। एलोंगेटेड स्प्रिंग है, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, तो ये स्प्रिंग अपने आप को थोड़ा सा रिस्टोर कर लेगा, मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाली लूज स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ये वाला पॉइंट, इसको क्यू नाम दे देते हैं, क्यू वाला पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, देखना, और कितना ऊपर जाने पर ये टाइट हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा, और ये वाली स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 85 है, तो जैसे ही पॉइंट क्यू और ब्लॉक के बीच 85 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, इनके बीच में जैसे ही 85 सेंटीमीटर की गैप आएगी, मतलब यहां से 85 सेंटीमीटर, ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, मतलब कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये सिचुएशन तब होगी जब आपकी ये लेंथ 85 सेंटीमीटर की हो जाए। और अगर ये 85 है, ये टोटल 150 है, तो इसका मतलब ये लेंथ 65 सेंटीमीटर की है। और एग्जैक्टली सेम चीज इधर भी होगी, क्योंकि यहां भी ये चीज है, इसको हम पी पॉइंट कह देते हैं, पॉइंट पी पर भी सेम चीज होगी, क्योंकि ये लूज स्ट्रिंग है, फोर्स नहीं है यहाँ पर, टेंशन जीरो, तो जब यहाँ फोर्स नहीं होगा तो ये स्प्रिंग भी अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, मतलब पॉइंट पी नीचे आ जाएगा, यानी कि पॉइंट पी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, और इससे कनेक्टेड स्ट्रिंग, मतलब पॉइंट पी जो है जिस लेवल पे था उस लेवल से थोड़ा नीचे दिखाएगी, पॉइंट पी को थोड़ा सा नीचे कर दें, यहां में कहीं पॉइंट की ऊपर शिफ्ट हो गया, पॉइंट पी नीचे शिफ्ट हो गया, और अब यहां वाली स्ट्रिंग भी पूरी तरीके से खुल जाएगी, और पूरी तरीके से खुलने के बाद ये स्ट्रिंग भी 85 सेंटीमीटर की हो जाएगी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 85 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, मतलब ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की, ये भी 85 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये स्प्रिंग भी 65 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अच्छा, स्प्रिंग्स में क्या होगा ना, ये चीज इमीडिएटली होगी, आई मीन ये जो स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करेगा, ये मोमेंटली फिनोमिना होगा, मतलब
ऑल ऑफ सडन होगा, ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होगा, फोर्स नहीं था, और ये मासलेस पॉइंट है, ये मासलेस पॉइंट है। मासलेस पॉइंट में कोई इनर्शिया नहीं होता, और इनर्शिया चेंज को रेजिस्ट करता है। तो क्योंकि यहां मास नहीं है, मतलब यहां पर कोई इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया नहीं होगा तो चेंजेस इमीडिएट होंगे, इमीडिएटली ये रिस्टोर होगा, इमीडिएटली ये रिस्टोर होगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? इमीडिएट रिस्टोर करने का मतलब होगा कि मास जिस पोजीशन पे था वो उसी पोजीशन पे रह गया, मास ऊपर नीचे नहीं जाएगा। जिस लेवल पे मास है उसी, क्योंकि मास में इनर्शिया होगा, तो यहां पर इनर्शिया है, यहां पर चेंजेस आप इमीडिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन इन पॉइंट्स पर, पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर इनर्शिया नहीं है, तो यहां पर सब कुछ अचानक से हो जाएगा, अचानक से ये फिनोमेना हो जाएगा, स्प्रिंग्स अचानक से टाइट हो जाएंगी, स्प्रिंग्स छोटी हो जाएंगी, बट मास अभी भी रेस्ट पे रहेगा। तो अब ये स्प्रिंग कितनी इलोंगेटेड है? 65 सेंटीमीटर अगर इनकी लेंथ है और नॉर्मल लेंथ 50 है, तो इसका मतलब ये 15 सेंटीमीटर से इलोंगेटेड, 15 सेंटीमीटर इलोंगेशन है इसमें, और इसमें भी 15 सेंटीमीटर की इलोंगेशन है। और ये स्प्रिंग्स कितना फोर्स लगाएंगी? 15 सेंटीमीटर की स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी यहां पर, वो k इंटू 15 सेंटीमीटर। अब k इसका 500 है, और 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15, और इतना ही फोर्स इधर वाली स्प्रिंग भी लगाएगी। तो टोटल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, टोटल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो 500 इंटू 0.15, 15 इंटू 5 75, और 75 यहां से 150 न्यूटन, टोटल फोर्स ऊपर की तरफ 150 न्यूटन, जबकि बॉडी का वेट सिर्फ 100 न्यूटन है, और ऊपर लग रहा 150 न्यूटन, मतलब ये मास ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। ठीक है ना, ये मास ऊपर जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये वाला मास एक्स डिस्टेंस ऊपर गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर जो स्प्रिंग्स में एनर्जी है वो है हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट 500, 15 सेंटीमीटर एलोंगेशन है तो 0.15 का स्क्वायर, और ऐसी दो स्प्रिंग्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गई इनिशियल एनर्जी, इक्वल टू, जब ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली इंक्रीज कर जाएगी, तो वो mg की वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी, एंड प्लस स्प्रिंग्स की एनर्जी। अब इस पर थोड़ा ध्यान देना यार, स्प्रिंग्स की एनर्जी जो होगी, पहली बात 2 टाइम्स, क्योंकि दो स्प्रिंग है, हाफ के, और स्प्रिंग्स 15 सेंटीमीटर पहले से एलोंगेटेड थे, और अगर ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस ऊपर जा रहा है तो इनका एलोंगेशन रिड्यूस कर जाएगा। पहले ये 15 सेंटीमीटर एलोंगेटेड है, ब्लॉक एक्स डिस्टेंस ऊपर गया तो जो रिमेनिंग एलोंगेशन होगा, बचा हुआ एलोंगेशन, वो 0.15 माइनस एक्स होगा, रिमेनिंग एलोंगेशन, और ये एक्स मीटर में लिया जा रहा है, मीटर्स में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ और इससे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। ट्वेंटियथ फॉर्मूला बेस है जो सेफ स्पीड होती है, सेफ स्पीड टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग। ये किसी भी लेक्चर में तुम देख सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ जी
आर डी अपॉन एच, जिसमें एच हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है या फिर हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हो, आर रेडियस ऑफ टर्न है, और डी हाफ ऑफ सेपरेशन बिटवीन द इनर एंड आउटर व्हील्स, अंदर वाली व्हील और बाहर वाली व्हील्स के बीच का सेपरेशन का हाफ वैल्यू, और जी एज यूजुअल तो वैल्यू रखोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ट्वेंटी फर्स्ट पे ऐसे करके दो रेजिस्टेंस हैं, प्लस एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और बैटरी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से 30 वोल्ट की, और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सारे के सारे 2 ओम 2 ओम, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो यार पोटेंशियल के कंसेप्ट से चलेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल को 0 मान लेता हूँ कि लेट इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल 30 हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल को x मान लेते हैं, इस पॉइंट पर आप ये मान लो कि जो पोटेंशियल होगा वो x होगा, और क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, यहाँ पर कोई जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 होगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल 30 और यहाँ पर पोटेंशियल x, तो जो करंट यहाँ जा रहा होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर करंट आ गई। जो करंट इस ब्रांच में जाएगी नीचे वाले ब्रांच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस, और जो करंट इधर वाले ब्रांच में जाएगा दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और किरचॉफ रूल के हिसाब से जो करंट आ रहा है, मतलब कि 30 माइनस एक्स बाई 2, उतना करंट इन दोनों ब्रांचेस में जाना चाहिए, मतलब कि x माइनस 0 बाई 2 प्लस एक्स माइनस 0 बाई 2। इससे आप निकाल सकते हो कि x की क्या वैल्यू बनेगी, x की वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट आ गई x की वैल्यू। तो अब जब ये 10 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, तो डिफरेंस हो गया 20 बाई 2, ठीक है, सब निकाल सकते हो। 10 बाई 2 मतलब कि यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पर 30 माइनस 0 मतलब कि 30 अपॉन 3 10 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ जंक्शन रूल लगाओ, 5 एम्पियर इधर से 10 एम्पियर इधर से, इसका मतलब यहाँ 15 एम्पियर जा रहा होगा। ट्वेंटी 22 वाले क्वेश्चन में यहाँ मास m है, चार्ज माइनस q है, और यहाँ पर मास 2m है, और यहाँ पर चार्ज प्लस q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको y डायरेक्शन में, ठीक है। रॉड की लेंथ l है, मतलब ये टोटल लेंथ भी दे रखी है l। तो बेसिकली डाइपोल बन गया, ये एक डाइपोल हो गया ना। नेगेटिव चार्ज पर डाउनवर्ड फोर्स आएगी, पॉजिटिव चार्ज पर अपवर्ड फोर्स आएगी, तो एक टॉर्क बन जाएगा ऐसे, टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बट क्या है ना कि वो जो टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो टॉर्क इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लेकिन क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉर्क अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है और क्वेश्चन में इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है,
तो हमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क से ज्यादा होगा, और एक्सटर्नल टॉर्क माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क पोजीशन के साथ बदल भी रहा होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर इसको हम थीटा एंगल रोटेट कर देंगे, अगर ये सिस्टम कुछ टाइम बाद थीटा एंगल रोटेट कर जाए, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनेगा, अभी मेरा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन जब ये डाइपोल थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 माइनस थीटा पे होंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट P इंटू ई इंटू कॉस, जो इन दोनों के बीच एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा है। और डाइपोल मूवमेंट को भी रिप्लेस कर सकते हो, डाइपोल मूवमेंट को हम लिख सकते हैं चार्ज इंटू लेंथ, तो ये आपका टोटल टॉर्क होगा, और ये टोटल टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए m, और सेंटर से ये L/2 डिस्टेंस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू L/2 का स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m इंटू L/2 का स्क्वायर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3m L²/4 इंटू अल्फा, आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इससे एक्सटर्नल टॉर्क निकाल सकते हैं, और एक्सटर्नल टॉर्क थीटा का फंक्शन आएगा, तो जो वर्क होगा एक्सटर्नल वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा 0 से 90 डिग्री तक। तो यहां से एक्सटर्नल टॉर्क पहले फाइंड आउट करोगे एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, उसको 0 से 90 इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये कह रहे हैं कि यार 3 कोहेरेंट सोर्सेस है ना, और वो एक्स एक्सिस पर रखे गए हैं, तो यहां पर मेरा सोर्स 1 है, और ये डिस्टेंस आपका लैम्डा इंटू √11/6 है। एक सोर्स यहां पर है और एक सोर्स इधर है, और ये डिस्टेंस भी आपका लैम्डा इंटू √11/6, और यहां पर कोई पॉइंट है 5 λ/6 डिस्टेंस पे, जहां पर आपका पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है, इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगी। अब देखो, जो S1 से वेव आएगी उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये डिस्टेंस आपका लैम्डा है, और इधर से जो वेव आएगी वो भी लैम्डा डिस्टेंस बनेगी, मतलब कि इन दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है कोई, दोनों सेम लेंथ कवर कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस 0, S1 और S3 के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब यहां पर कह सकते हो कि S1 और S3 सेम फेज में है, बट S2 के साथ इनका फेज डिफरेंस होगा, मतलब S1 एंड S2 इनमें फेज डिफरेंस होगा, और वो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस लैम्डा में से 5 λ/6 माइनस करो, पाथ डिफरेंस वो λ/6 हो गया, जो कि π/3 होगा, और इतना ही फेज डिफरेंस S2 S3 का भी होगा, दोनों का, इनका भी फेज डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, अब यहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लाएंगे वो फेजर मेथड से लाएंगे। फेजर मेथड यूज करते हैं फॉर एम्पलीट्यूड, जिसमें ये कहा जाता है कि इसकी जो वेव होगी इसका एम्पलीट्यूड A
ये फॉर S1 है, और S3 का भी सेम डायरेक्शन में फॉर S3, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है। और S2 वाली वेव का एम्पलीट्यूड वो दिखाओगे उसके फेज डिफरेंस, यानी कि π/3 60 डिग्री एंगल पर, और इससे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आओगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, दैट मींस कुल मिलाकर कुछ ऐसा है, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू 2a विच इज 4a स्क्वायर cos 60 हाफ, वो कुल मिलाकर के रूट ऑफ 7 टाइम्स a आ जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट ऑफ 7 टाइम्स a। अब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड में √7 का रेशियो है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 7 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। जो रेशियो एम्पलीट्यूड का है उसका स्क्वायर वाला रेशियो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का और इंडिविजुअल इंटेंसिटी का बन जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर इसका। ट्वेंटी फोर्थ डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, 25 भी डायरेक्ट फॉर्मूले पर है। 25 में कुछ करना ही नहीं था एक्चुअल में, ये बॉडी V0 से आगे बढ़ रही है, ओमेगा से यहाँ रोटेट हो रही है, और आगे जाकर के किसी और ऑब्जेक्ट से ये कोलाइड कर रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट से वो कोलाइड कर रहा है वो रेस्ट पे है, और ये V0 हमें दे रखा है 1/2 ओमेगा नॉट आर। और यहां पर कोई पॉइंट P है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P के अबाउट कोलिजन से पहले निकालते हैं, बिफोर कोलिजन कितना है। तो कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P के अबाउट ऑब्जेक्ट 1 का, और एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P के अबाउट ऑब्जेक्ट 2 का, बट ऑब्जेक्ट 2 रेस्ट पे है, तो ये टर्म 0। जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट 1 का होगा, और एंगुलर मोमेंटम 2 होंगे, एक इसके ट्रांसलेशन की वजह से, एक इसके रोटेशन की वजह से। ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम mv0 इनटू जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो वहां से वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और रोटेशन वाला यानी स्पिन करने वाला एंगुलर मोमेंटम वो I इंटू ओमेगा। अब एक और चीज होती है, जो ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो बेसिकली r क्रॉस m इंटू b होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो पॉइंट P से इसका सेंटर ऑफ मास ये पोजीशन वेक्टर है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब इधर r वेक्टर जा रहा, इधर वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है। r क्रॉस v जब निकालेंगे तो ये इनवर्ड आएगा, इसकी डायरेक्शन इनसाइड आएगी, लेकिन ओमेगा देखो आप, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ओमेगा के हिसाब से अपनी फिंगर्स को बंद करेंगे ओमेगा के हिसाब से, तो हमारा थंब आउटसाइड आएगा, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम आउटसाइड है, तो इनके बीच लगाएंगे माइनस साइन, और v बराबर हाफ ओमेगा नॉट r ये रखेंगे, तो एक्चुअली ये 0 आ जाएगा। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कोलिजन में, तो जितना एंगुलर मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही एंगुलर मोमेंटम कोलिजन के बाद में भी रहना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा करके। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है बाद वाले एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने की, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो पहले वाला एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, वही मेरा बाद वाला भी रहेगा। ट्वेंटी सिक्स्थ क्वेश्चन में
पहला वाला अरेंजमेंट, ये दोनों मासेस m है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो P, फ्रिक्शन यहां भी दे रखा है, फ्रिक्शन यहां भी दे रखा है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या कि ये बॉडी लेफ्ट जाएगी, एक फ्रिक्शन ग्राउंड से आएगा और एक फ्रिक्शन इस ब्लॉक से आएगा। जो ब्लॉक वाला फ्रिक्शन आएगा वो म्यू मल्टीप्लाइड बाय यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा mg, और ग्राउंड वाला फ्रिक्शन आएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 2mg। तो इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी नीचे वाले मास की एक्सेलरेशन, वो होगा ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइव कर रहा है उसको, माइनस फ्रिक्शन की फोर्सेस और डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस बॉडी। ये पहले वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में हमने इन दोनों मासेस को ऐसे कनेक्ट कर दिया आपस में, और यहां पर 1.5 P का फोर्स लगाया और नीचे ग्राउंड है। अब क्या होगा, एक तो फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक F1, एक फ्रिक्शन बाय ग्राउंड F2, और एक यहां पर टेंशन फोर्स। और इसके लिए एक टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से बराबर आएगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। अब जो इसकी एक्सेलरेशन होगी, इस वाले मास की एक्सेलरेशन, नीचे वाले मास की, इसके लिए इक्वेशन बनेगी 1.5 P माइनस ये तीनों फोर्सेस माइनस F1 माइनस F2, और F1 F2 ऐसे ही रहेंगे, F1 म्यू mg, F2 इतना, तो माइनस F1 माइनस F2 मतलब माइनस 3 म्यू mg, बट साथ में माइनस टी भी होगा और इक्वल टू m इंटू ए, ये नीचे वाले मास के लिए। और ऊपर वाले मास के लिए दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे वाला मास लेफ्ट जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ऊपर वाला मास आगे आएगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी T माइनस F1, T माइनस F1 एंड F1 इज म्यू mg इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐड करने के बाद आ जाएगी 1.5 इंटू पी माइनस 4 म्यू mg अपॉन 2m। और क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन बराबर है, दोनों सेम है, तो इनको इक्वेट करके हमें आंसर ले। ट्वेंटी एट्थ में जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ये वाला मास रेस्ट पे है और ये आपका स्लाइड कर रहा है। तो जब ये स्लाइड करेगा तो होगा ये कि इसके ऊपर एक तो फोर्स आ गया mg साइन थीटा का, इधर mg cos थीटा वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन विच विल बी म्यू इंटू mg cos थीटा। नहीं सॉरी, इसमें यहां पर फ्रिक्शन नहीं है यार, यहां फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन यहां दिया है, ग्राउंड पे दिया है, तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इस नॉर्मल का रिएक्शन इसके ऊपर भी आएगा, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से नॉर्मल तो यहां भी लग जाएगा, और इस नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, इस नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये वाला ब्लॉक की टेंडेंसी इस तरफ होगी, और उस टेंडेंसी के अपोजिट
इसके ऊपर एक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब क्योंकि हमें लिमिटिंग केस में सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाय वो नॉर्मल जो ग्राउंड से लगेगा। अब अगर हम इस वेज के डायग्राम्स अलग से देखें तो वेज पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ध्यान से देखिएगा। एक इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल mg होगा जो इसका वेट होगा। एक लेफ्ट साइड पर फ्रिक्शन जो कि म्यू इनटू नॉर्मल बाय द ग्राउंड। एक वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल बाय ग्राउंड। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस नॉर्मल का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस n का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो तो होगा n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। और इस n की वैल्यू और ये n दोनों सेम है, एक्शन रिएक्शन। और ये n स्मॉल mg cos थीटा है, n बराबर स्मॉल mg cos थीटा। तो इस n को स्मॉल mg cos थीटा जब रखोगे तो ये पूरा बन जाएगा स्मॉल mg cos थीटा sin थीटा। और यहां पर भी स्मॉल n को कैपिटल n को स्मॉल mg रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी स्मॉल mg cos स्क्वायर थीटा। तो इनको बैलेंस करके नॉर्मल बाय ग्राउंड निकालो। नॉर्मल बाय ग्राउंड कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg cos स्क्वायर थीटा। और ये वाला फोर्स बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ट्वेंटी 1 mole of the ideal gas, number of mole 1, temperature T, initial temperature T। किसी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम डबल कर दिया गया है और इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली A इंटू वी क्यूब। अब जो इंटरनल एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है N इंटू गैस कॉन्स्टेंट इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। एंड दैट मीन्स कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, जिसका मतलब अगर वॉल्यूम डबल कर रहे तो टेम्परेचर 8 टाइम्स हो जाएगा। और उसके अलावा when temperature proportional to VQ, we can also write pressure into volume is proportional to VQ, which is PV to the power minus 2 is constant, and that is a polytropic process. And work done for this process is NR into change of temperature divided by 1 minus polytropic index. X का मतलब -2, N is 1, R change of temperature, इनिशियली 8 था बाद में 8 टाइम्स हो गया, मतलब कि टेम्परेचर T से चेंज होकर के 8T हो जाएगा। तो चेंज 7T का होगा, 7T इज द चेंज अपॉन 1 माइनस x बराबर -2। ठीक है, इतना ही करिए, आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आइस फॉर्मेशन पर है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि कोई एक लेक है, उसमें सपोज दैट x डिस्टेंस आइस बन चुका है, x डिस्टेंस आइस फॉर्म हो चुका है किसी टाइम t सेकंड्स पे, और उसके नीचे वाटर है। ठीक है, मतलब ये जो कंप्लीट सेटअप है ये कोई एक लेक है जिसमें लेक के ऊपर तो आइस है, नीचे वाटर है, और ये सब कुछ किसी टाइम टी पर हुआ।
आउटसाइड टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस और इनसाइड यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा ना कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर जाएगी, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक, और जब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में से हीट निकल जाएगी तो इसका फेज चेंज होगा और ये लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर आइस बननी स्टार्ट हो जाएगी और आइस बनेगी, आइस की थिकनेस बढ़ेगी। तो अगर हम ये मान लें कि dt सेकंड्स में कुछ और आइस बन गई, हम ये मान लेते हैं कि dt सेकंड्स में dx डिस्टेंस और आइस बन गया, आइस की थिकनेस dx अमाउंट से बढ़ गई, मतलब कि इस dx में जहां पहले पानी था वो dt सेकंड्स में वो पानी, वो वाटर फ्रीज होकर के आइस बन गया। तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकला होगा लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले से, हीट बराबर मास इनटू लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले से, अगर dx थिकनेस वाटर का आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो थिकनेस dx मल्टीप्लाइड बाय एरिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू लेटेंट हीट, ये हीट आ गया, अमाउंट ऑफ हीट। और इसको टाइम से डिवाइड करो तो ये हीट पर सेकंड, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन मेथड से हो रहा है, जिसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो इसका रेट होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो होता है कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर एंड डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, इट शुड बी इक्वल टू कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो इस आइस की होगी, बिकॉज यहीं से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये मीडियम है, इनटू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, 0 से -10 जा रहे हैं, 0 से -10, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 10 अपॉन जिस लेंथ को क्रॉस कर रहे हो, यहां से यहां हीट जाने में वो जिस लेंथ को क्रॉस कर रहे हैं वो लेंथ x है। ये बन गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। a और a कैंसल, और x इंटू डी एक्स बराबर 10 इंटू के अपॉन रो इंटू एल इंटू डी टी। 0 से t इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहां पर इनिशियल थिकनेस से फाइनल थिकनेस इसकी लिमिट लगाएंगे और रिक्वायर्ड टाइम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करो भाई, पेपर में हेल्प हो जाएगी आपको। थैंक यू वेरी मच।